IPO. व्हाट इज IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। चल कंपनी क्यों आती भाई, वाई IPO? वाई? पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी IPO ले जाती है। भाई मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं क्या करूंगा, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाऊंगा, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करूंगा और पैसा उठा लूंगा पब्लिक से। यानी मैंने क्या करा, वो बना लिया, पार्टनर्स बना लिए मैंने, ठीक है। तो IPO आता है टू रेज द फंड, ठीक है, रेज द फंड्स। पेटीएम क्या किया इसने, आपका नायका क्या किया, LIC क्या किया, पैसा उठाया बाजार से, बस अपने शेयर्स बेचकर, क्योंकि बैंक के पास जाते हैं तो बैंक क्या बोलता, ला असेट ला, और जितने का असेट उसका 80% ही दूंगा लोन। तो जनता तो बेचारी मासूम है ना, वो बोलती अच्छा IPO डबल होता है, लालच, हमें भी लालच है, डबल होता है। IPO बोले 100 का आया 200 का हो जाएगा, डाल दो। और जैसे ही 200 का होता है और आप नहीं निकले तो वो 50 का भी हो जाता है। ये तो काम है, और क्या। टोपी, टोपी, इसकी टोपी उसके सर। तो ये IPO लाना यानी काइंड ऑफ पैसा उठाना बाजार से, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, किसी ऐसी कंपनी का पार्टनर बनना पसंद करोगे आप क्या, जो घाटे में हो? तो फिर क्यों IPO खरीद लिया आपने, हैं? लिस्टिंग गेन के लिए, यानी लालच के लिए। तो वहां पे आप भी गलत नहीं हो, वो भी गलत नहीं है, फिर तो लालच हमारा था। सिंपल सा मैं पूछूंगा, चलो यार एक ऐसा बिजनेस है जो घाटे में है, जिसके 6 महीने की सैलरी के पैसे बचे हैं बस, क्या उस बिजनेस में पैसा लगाओगे आप क्या? क्यों नायका लिया फिर? नायका में 6 महीने का पैसा बचा था मात्र। पेटीएम तो वैसे ही लॉस मेकिंग कंपनी। LIC भी कोई इतना अच्छा खास नहीं है। कितनों के पास LIC है यहाँ पर? एसेट है ना, बट एसेट की बात नहीं भाई, बिजनेस क्या है, कहाँ बड़ा। कि एक वेबसाइट है चित्तौड़गढ़ करके है, यहाँ पे छोटा मोटा मिल जाता है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ करके है, चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट है जहाँ पर IPOs वगैरह मिल जाएंगे। IPO डैशबोर्ड, मैनलाइन, ठीक है, सीधे। लाइफ इंश्योरेंस कब आया था? 4 मई को आया था और 9 मई को क्लोज हो गया ये, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू, ठीक है, to achieve benefits of listing equity shares on stock exchange, to carry out an offer for sell, offer for sell। LIC ने हिस्सेदारी नहीं बेची है, सरकार ने अपनी हिस्सेदारी LIC की स्टॉक मार्केट में बेची है, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। यानी सरकार क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बेचा। सरकार निकल गई, अब आप सोचो ना यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं है इसके अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिस्सेदारी खरीदी LIC के अंदर, उसने बोला कि हमें बाहर निकलना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या चाहिए, एग्जिट चाहिए, ठीक है। अब उस एग्जिट को उन्होंने क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। इट इज नॉट IPO, इट इज ऑफर फॉर सेल। सरकार अपना मुनाफा लेकर बाहर हो गई। और ये सेम फंडा पेटीएम ने भी किया। पेटीएम में कौन था, पेटीएम में चाइनीज इन्वेस्टर थे, अगर आपको याद हो तो। वो चाइनीज इन्वेस्टर का एग्जिट ऑफर फॉर सेल के तहत हुआ। तो IPO आता है तो यू हैव टू रीड आउट व्हाट इज द प्रोसेस यार। एक तो होता है इनिशियल पब्लिक इशू, दैट इज फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का मतलब होता है कंपनी डायरेक्टली नए शेयर्स जनता को ऑफर कर रही है, ये ऑफर फॉर सेल है, यानी समवन वांट टू एग्जिट फ्रॉम देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, और आप उसके बदले, वो निकल गया, आप घुस गए। पता है ना भाई, इसके साथ बड़े क्लैशेस चले थे। ये आने वाला था करीब 1500 2000 के रेट में IPO, इसके रेट को कम किया। एक्सपेक्टेड रेट था LIC का ऑलमोस्ट 2000 रुपए LIC का आने वाला था, ठीक है ये, बट उसको कम किया, 956 समथिंग रुपए पे लिस्ट किया गया LIC का। भाई बुरा लगे भाई, देखो यार ट्रेडर है यार, देखो ट्रेडर के माइंड में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। इन्वेस्टर चलो ठीक है, जो दोस्त हु इन्वेस्ट इन LIC उनको छोड़ो, 10 15 20 साल जब तक जो होगा वो होगा, ठीक है। हर वैल्यूएशन बढ़ती है 10-15 साल में। भाई 5% का ग्रोथ तो देगा सालाना का, तो 5% का ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। बट अब आप ये सोचो कि जो लिस्टिंग गेन के लिए, आप जैसे लिस्टिंग गेन के लिए आए कि जैसे बाजार में वो लिस्ट होगा मैं बेच दूंगा, अब वो लिस्ट हुआ नीचे 100 रुपए,
आप बेच ही नहीं पाए, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस समझो, ऑफर फॉर सेल है या फ्रेश इशू है, ठीक है। LIC का 4 तारीख को आया। व्हाट इज द फेस वैल्यू, ये क्या है, फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यूएशन। फेस वैल्यू क्या है, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। 10 रुपए प्रति शेयर, ठीक है। इसके शेयर धारकों में बटाता, बस 10 रुपए में अपने को मिला क्या, नहीं, 10 रुपए में तो इसके टुकड़े हुए थे, छोटे छोटे टुकड़े हुए थे। दिस इज द फेस वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ अ शेयर। LIC का IPO बैंड देखो कितने रुपए का था, 902 से 949 रुपए के प्रति शेयर के बीच में। कितने का लॉट था, 15 का, ठीक है। इशू साइज देखो कितना शेयर से इशू किए इसने, ये इतने शेयर उसने इशू किए। ऑफर फॉर सेल देखो, सारे शेयर्स ऑफर फॉर सेल ही है, फ्रेश इशू है ही नहीं, नहीं तो यहाँ पे आ जाता। अभी दिखाऊंगा फ्रेश इशू में कौन कौन से फ्रेश इशू होते हैं। एम्प्लॉय डिस्काउंट, रिटेल डिस्काउंट 45 रुपए का, यानी जिसके पास में LIC की पॉलिसीज थी उनको क्या दे दिया, रिटेल डिस्काउंट, ठीक है। एम्प्लॉय 45 रुपए पर शेयर डिस्काउंट, ठीक है। टाइप, दैट इज व्हाट, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, यानी बिडिंग, जितना हायर बिडिंग लगाओगे आप, ऑक्शन लगाओगे, उतना आपको ज्यादा भाव मिलेगा, ठीक है। हायर बिडिंग है, कट ऑफ प्राइस पर मिलता है। लिस्टिंग कहाँ हुई, NSE BSE। QIB इज व्हाट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स है, ठीक है। रिटेल शेयर्स 35% से कम नहीं दे सकते, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट है, शेयर को टुकड़ों में बांट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। NII या HNI, ये कौन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स बट कॉर्पोरेट नहीं, जिनका पैसा 20 लाख 20 लाख 30 लाख 25 लाख या 1 करोड़ तक जाता है, और कंपनी के प्रमोटर ये है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कंपनीज प्रमोटर, ये कंपनी के प्रमोटर थे, सरकार ने हिस्सेदारी बेच दी, प्रमोटर बचे हुए बेचारे। अब राष्ट्रपति हैं तो थोड़ा बहुत मान सम्मान रख लेंगे अपना, है ना। लाइक 100 शेयर आए, 100 शेयर में से 35 शेयर जनता को मिले, 50 किसी और को मिले, और ऐसे करते करते टुकड़ों में बांटा गया, ठीक है। उतने में मिला, रिटेलर को कट ऑफ आ गया, ठीक है। एम्प्लॉय को 904 रुपए में मिला, और पॉलिसी होल्डर को और कम, जिनके पास पॉलिसी थी, ठीक है, उनके लिए तो 800-900 रुपए का पड़ा, तो उसे कम से कम 900 रुपए का पड़ा। अभी क्या चल रहा है, 700 रुपए, स्टिल यू आर इन लॉस, ठीक है। रिटेल में अपन, भाई रिटेल यानी जिसके पास पॉलिसी वॉलिसी नहीं है उनको भी डिस्काउंट दिया गया 45 रुपए का, ठीक है। और जिनके पास पॉलिसी भी है उनको दे दिया गया 60 रुपए का, ठीक है, क्योंकि वो रिटेल भी है, पॉलिसी होल्डर भी, ठीक है। ये वाला IPO रहा। अब यहां पर देखो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितना सब्सक्राइब हुआ, QIB टोटल सब्सक्रिप्शन देखो कितना गुना भराया, ये 2.9 गुना भराया मात्र, ठीक है, यानी बहुत ही कम लोगों ने इसको अप्लाई किया। एम्प्लॉय थे तो एम्प्लॉय को करना पड़ा, जबरदस्ती करवा दिया होगा, और हाँ ना, लेना ही पड़ेगा ना, बोला गया था, हाँ। तो अब टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 3 गुना मान लो, यानी एक शेयर पर 3 लोग आ रहे हैं, तो मिलना ही था ना सबको, जिसने अप्लाई किया ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी थी मिलना, और सबको मिला। अरे एक बच्चे को तो 1 की जगह 4 मिल गए, सर क्या करूं, मैंने तो अप्लाई 1 का ही किया था, 4 मिल गए उसको, और खाते से पैसे काट लिए उन्होंने, बैंक वालों ने। अब आप ये देखो पावर ऑफ गवर्नमेंट, 4 अलॉट कर दिए, 1 का पैसा कट गया था, 3 का पैसा उसके खाते में से डेबिट कर दिया, ओवरड्राफ्ट लिमिट डाल दी। तो फिर उसने कंप्लेंट किया, मैंने उसको बोला कि अच्छा यहाँ 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 कंप्लेंट कर दे। फिर उसके बाद में बैंकिंग वालों ने बोला, बोलते क्या वो, अरे सर ये तो बहुत खुशी की बात है, लोगों को 1 नहीं मिलता, आपको 4 मिल गए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये कहना था। तो फिर बोला कि सर मुझे नहीं चाहिए सर, थैंक यू सर, 1 ही है बहुत है। तो वापस किया, और फिर जो भी उसका लॉस हुआ वो लॉस भी दिया गवर्नमेंट, क्योंकि गलती थी ये, बहुत रेयर मिस्टेक है ये,
क्योंकि आप जब आईपीओ अप्लाई करते हो तो आपको एक भी नहीं मिलता है, लेकिन आपको एक के बदले 4 मिल रहे हैं, लेकिन ये 3 खाते से पैसे कैसे काट लिए आपने? तो दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम बैंकिंग साइड और फ्रॉम लाइक जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, जो ये आईपीओ का सब मैनेज करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी, ठीक है, उसकी तरफ से गलती थी। तो कंप्लेंट किया तो जाके रिसॉल्व हुआ, ठीक है। अब कौन सा आईपीओ आप देखोगे जिसके अंदर या तो सब्सक्रिप्शन 1 या 2 दिन में बहुत हैवी हो रहा हो, ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया हो, पैसा किस लिए चाहिए, यानी उसका ऑब्जेक्टिव भी आप देखोगे कंपनी का कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर है, और उसका फाइनेंशियल समरी भी आप देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहीं पर आपको पता पड़ जाएगा, दिस इज फाइनेंशियल समरी 2019 26,000 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2020 27,000 करोड़, 2021 17,000 करोड़ माइनस। प्रॉफिट गिरा तब भी लोगों ने आईपीओ अप्लाई किया, बस नाम तो सिंपल ही दिख ही रहा है, ये देखो, है ना, प्रॉफिट गिर गया फिर भी आप अप्लाई करो, तो गलती है ना ये तो अपनी, यानी आईपीओ भी सोचकर समझकर लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कैंपस का भी अच्छा गया था, इथॉस का भी अच्छा गया, हरिओम पाइप्स, उमा वेदांता, रुचि सोया भी, ये एफपीओ था, ये फिर से आया था, ये रहा अदानी विल्मर, ठीक है। चलो एक ये देख लेते हैं अदानी विल्मर कहाँ अच्छा गया, कंपनी का प्रॉफिट तो देखो पहले, ऐसा स्टॉक मार्केट की तरह गिरता जा रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसका आ जाओ ऑब्जेक्टिव, क्यों चाहिए पैसा इसको, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी खर्चा करने के लिए चाहिए। देखो कितना ईमानदार आदमी बता रहा है वो, मेरे को कर्जा भरना है पैसा दे दो, मेरे को मशीन लगानी है, गाड़ी खरीदनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, पैसा दे दो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, पैसा दे। कितने ईमानदार लोग हैं और आप लोग पैसा दे भी देते हो, ठीक है। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी भाई इसको पैसा चाहिए कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, ये देखो साफ लिखा है, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, यानी उसकी उधारी हम चुकाएं, साफ लिखा है, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, फिर भी आपने लिया, अदानी बहुत बढ़िया भागेगा, ठीक है। फंडिंग स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट, पता नहीं किस लिए पैसा ले रहा है, पता नहीं, ठीक है, और नीचे लिख दिया जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, खत्म हो गया, गोल हो गया ये। क्या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, क्या करेगा, बोर्ड मीटिंग में क्या बिस्किट खाएगा क्या, नहीं, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, आ गया, फेस वैल्यू कितना है इसका, 1 रुपीज, ठीक है। आईपीओ कितने का था, 218 रुपए से 300 रुपए की रेंज में था, ठीक है, यानी जो हायर बिडिंग लगाता उसको मिलता, कट ऑफ प्राइस जैसे एग्जाम देते हैं ना, तो कट ऑफ प्राइस पे सेट होता है, इसी को बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग का मतलब है प्राइस को डिराइव करने वाला फंडा, ठीक है। नीचे आ जाओ, फ्रेश इशू है ये, कितने करोड़ का आईपीओ है, 3600 करोड़ रुपए चाहिए थे इसको, ठीक है, ले लिया उसने 3600 करोड़ रुपए, और दिए भी हमने भर भर के 17 गुना, एलआईसी का 3 गुना, अदानी का नाम से ही बिका 17 गुना, तो रेट भागना थे जी, भागना थे, क्यों, क्योंकि डिमांड इज हाई, और जब डिमांड हाई होती है तो इसको किसी भी भाव पर लोग लेने को तैयार हो जाते हैं। भरो आईपीओ, अरे अदानी का बहुत सही जाएगा, बहुत सही जाएगा, बट उसके फंडामेंटल वीक है, स्टॉक का कोई मतलब नहीं बनता, लॉन्ग टर्म में हो सकता है धड़ाम करके नीचे भी आ जाए, ठीक है, बट इसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा हुआ, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन करा किसने, एनआईआई ने, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी बड़े क्लाइंट, इन्होंने ही किया इसका सबसे ज्यादा, क्यूआईबी, और रिटेलर देखो, रिटेलर ने भी कम नहीं किया, 4 गुना, तो ओवरऑल 17 गुना सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, चलो अब एक दिखाता हूँ आईपीओ जहां पे सब्सक्रिप्शन कितना कितना था, सबसे बढ़िया आईपीओ कौन सा गया था, याद हो आप लोगों को कोई सा, 200-300 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था, उनको याद नहीं आ रहा है कौन सा, पारस का, हाँ यार पारस का, रुचि सोया पारस, 200-300 गुना भराया था वो, हालत देखिए आज क्या है, 60 रुपए, मतलब डिलीवरी चार्जेस उससे ज्यादा लग रहा था, आ रहे मीम आ रहे हैं, बोले इसके शेयर प्राइस से ज्यादा डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं, तो ऐसा आईपीओ क्यों खरीदना है। पारस का कब आया था, 2021 में आया था क्या, सीएमएस, मेट्रो, श्री राम, कहाँ गया,
ये था भाई आईपीओ, लिटरली आईपीओ था यार, भारत डिफेंस एंड स्पेस। मालूम कोई बेचने को तैयार नहीं था, रोज ही बढ़ रहा था ये, ठीक है। दैट वाज अ परफेक्ट आईपीओ, ठीक है। हाँ डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है ये, ठीक है। अब देखो आज भी 610 रुपए पे स्टिल है ना, वही घूम रहा है ये। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट वाज कांस्टेंट है ना, इतना कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है। छोटा सा प्रॉफिट है, 150 करोड़ 200 करोड़ की रेंज के अंदर, ठीक है। और कंपनी को पैसा क्यों चाहिए था? कैपिटल फंडिंग वो एक्सपेंडिचर के लिए, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल, धंधा बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए इसको, वर्किंग कैपिटल चाहिए था। प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शंस ऑफ, ठीक है, सेंट्रल बोरोइंग स्टैंडिंग फैसिलिटीज अवेल द कंपनी। इसने भी ले लिया, बोले उधारी दे दो मेरे को, और ये डाल दिया, गोला कर दिया, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है। अब देखो कितने का था, 165 और 175 रुपए का था, तो दैट वाज गुड, अच्छा था। जो प्राइस रेंज है ना, अब आप देखना, आप ये ह्यूमन मेंटेलिटी बता रहा हूं, जब कोई छोटा शेयर आता है उसका माइंड में क्या आता है, और यार ये छोटा है, ले लो यार, 10-20 रुपए का तो है, 50 का 100 का है, ले लो। ह्यूमन मेंटेलिटी, छोटा ज्यादा आ जाएगा, बड़ा कम आएगा। छोटा 2 रुपए बढ़ेगा तो क्वांटिटी ज्यादा है, प्रॉफिट अच्छे से होगा। तो छोटे शेयर्स 200-250 रुपए की रेंज के अप्लाई कर दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैपिटल गेन मिल जाएगा। ये मैं ट्रेडर की साइकोलॉजी बता रहा हूं। बट जो LIC का कैपिंग था वो 900 रुपए 1000 रुपए का था, तो बहुत ज्यादा था उसकी वर्थ के हिसाब से, ठीक है। इसलिए तो अदानी भी तो 200 रुपए का था, इसलिए बाहर आ गया। जोमेटो भी ऐसे ही था, छोटा था इसलिए बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, इशू किया उसने, देखो फ्रेश इशू भी किया इसने। 170 करोड़ रुपए कमाने, 170 करोड़ रुपए चाहिए थे टोटल, 170 करोड़ रुपए चाहिए थे मात्र बेचारे को, है ना, ज्यादा भी नहीं मांग रहा था, इसलिए बेटर भी था। फ्रेश इशू 140 करोड़ का फ्रेश इशू, और 30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, यानी कोई एग्जिट मारा 30 करोड़ रुपए वाला इन्वेस्टर, और 140 करोड़ रुपए कंपनी के खाते में गए मात्र। 36 कितना था इसका, कितना करोड़ चाहिए इसको, ऑलमोस्ट 170 करोड़ में से 140 करोड़ कंपनी के पास गए, कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, ठीक है। नीचे आ जाओ तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ये हो गया, कंपनी प्रमोटर ये मूलचंद, ठीक है। अब यार इट इज 304 गुना सब्सक्राइब, 304 गुना। अब आप सोचो ना कि इसको आदमी हर कीमत पे लेना चाहता था, कितने लोगों ने अप्लाई किया। अब आप LIC और उसके बाद वाला ये इनको कंपेयर करो आप, 304 गुना डबल। अरे पता नहीं कितना हो गया था, ले ही नहीं पाया ना, मैं भी नहीं ले पाया उसको, मैं डाला था IPO मैंने 11:01 से, हर टाइम पे अलग अलग टाइम पे डाले थे मैंने, आखिरी दिन भी डाले मैंने, तब भी नहीं मिला, ठीक है। ये स्टार्टिंग हुआ, ओपन होते से देखो यहाँ पे थोड़ी सी राहत दी, 600 रुपए पे गया, और 600 से 1250, यानी कितने का यार, 150-200 रुपए का स्टॉक, 200 रुपए का स्टॉक 1250 हुआ था। और फिर देखो एवरेज पॉइंट पे वापस आ गया। यानी कोई भी चीज जब इंस्टेंट बढ़ती है, इंस्टेंट गिर भी जाता है वो, ठीक है। और यहाँ पे आप ये जो डॉट्स देख रहे हो ना, ये जो सिंपल, इसको सर्किट बोला जाता है। देयर इज नो ट्रेडिंग, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। जहां पर ये रेड और ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। ये सर्किट है, ठीक है, सर्किट सिंपल, नो ट्रेडिंग जोन, ओनली बायर। और बायर क्या हो रहा है, बायर क्या पहुंचा रहा है, बायर ला रहा है डिमांड, ठीक है। डिमांड ही डिमांड है, देयर इज नो सप्लाई, ऊपर ही जाना है, ठीक है। और सप्लाई सप्लाई होती है, जैसे ऊपर से क्या हो गया, यहाँ वाले पोर्शन में, यहाँ पर देखो ओनली सप्लाई, चाहिए नीचे चला जाए भाई। ये एल्गोरिथम है, पूरा AI पे चल रहा है इनके सॉफ्टवेयर, पूरा एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेट करेगा भाई, एक भाव तो देना ही पड़ेगा ना। तो क्या करता है सिस्टम, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग भाव खोलता है, एवरेज भाव जिसको बोलते हैं। अगर सारे लोग सेलर बन जाएंगे तो एवरेज भाव क्या खोलेगा, वो नीचे का खोलेगा। फिर कल लोगों ने फिर बिडिंग डाला बेचने के लिए, फिर नीचे का खोलेगा वो भाव। तो ऐसे करते करते सप्लाई ज्यादा हो जाता है, दैट्स व्हाई आप लोगों का सौदा लग ही नहीं पाता, क्योंकि ओनली सेलर और ओनली बायर। तो इन सबका एवरेज आउट निकाल के अगले दिन वो बाजार खोलता है,
फिर आज फिर एवरेज आउट निकालेगा इन सब सारी सप्लाई का, फिर खोलेगा, तो इसमें आपका सौदा बिक ही नहीं पाएगा। हाँ ये कर सकते हो आप, सर्किट लग गया, लेट्स सपोज सर्किट लग गया, सेलर ही सेलर है, बाय करोगे ना ऐसा मिलेगा। भाई तो बोला बाय क्यों करोगे ऐसे टाइम पे, तो सबको पता, लेकिन कुछ होते बुद्धिजीवी होते, अरे अब यहाँ से देखना कि यहीं से जाएगा ऊपर, यहीं से जाएगा ऊपर, और वहां से वो यहाँ आ जाता है, फिर वो होता है कि अब नहीं अब बैठे रहो। तो सिंपल भाई टोपी वाला सिस्टम है, अब आपको टोपी पहनाने वाला ट्रेडर बनना है, टोपी पहनने वाला ट्रेडर बनना है। अब आप ये देखो, तो बिड फॉर सप्लाई में शॉर्ट करेंगे उस रेट पे आएगा कि अपना जो टारगेट दे रहे हैं उस रेट पे आएगा? अरे उस रेट पे क्यों आएगा, वो तो चलते बाजार में जो सौदा होगा दे देगा आपको, सौदा तो करंट मार्केट प्राइस पर मिलेगा ना, जो भाव चल रहा है उसी पे मिलेगा ना, तो आपको मिल जाएगा करंट भाव पे, क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं करंट भाव पे बेचो, तो आप भी बोल रहे खरीदो, ऐसे स्वैप होगा। ठीक है, चलो एक चीज ये भी बताता हूं, अब कोई सा भी आईपीओ आया, ठीक है, आईपीओ चलता है ग्रेडिंग्स के ऊपर, ठीक है, हाउ टू एनालाइज अ आईपीओ ग्रेडिंग्स, कभी सुना आईपीओ ग्रेडिंग के बारे में? चलो जब भी आप देखो तो आईपीओ का ग्रेडिंग एक बार देखिएगा, मेरा आईपीओ ग्रेडिंग, ठीक है, ये किसने किया आईपीओ ग्रेडिंग? सेबी ने जारी किया ये, ठीक है। सेबी क्या बोलता है, सेबी बोलता है भैया जो कंपनी पैसा उठाने के लिए आ रही है बाजार से, तो वो सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स पता है, भाई हर आ रहा है उठ के क्या पैसा मांग लेगा क्या, नहीं, तो सेबी ने बोला कि हर कंपनी को आईपीओ ग्रेडिंग कराना, ठीक है, जरूरी है, ठीक है, तो वो ग्रेडिंग कराती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर जब ग्रेडिंग कराती है तो कंपनी तो आ ही नहीं सकती ऐसी, तो ग्रेडिंग कराने का मतलब जो कंपनी कर्जे में है वो तो ग्रेडिंग के लायक ही नहीं है, पुअर फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है ना, लेकिन कंपनी भी बहुत दिमागदार है, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तीन बैलेंस शीट बनती है कंपनी की, एक बनती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, एक बनती है उसके एक्चुअल धंधे के हिसाब से, एक बनती है सीए के हिसाब से, स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड और एक्चुअल, कभी आप सुना होगा आप लोगों ने, तो तीन बैलेंस शीट बनती है हमेशा, और तीनों बैलेंस शीट के अंदर अलग अलग चीजें होती है, क्लियर है? तो जो टैक्स वाले को चाहिए वो टैक्स वाले को दे देते हैं, और जो इनको चाहिए वो इनको दे देते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट फिर भी जब कंपनी आईपीओ के लिए अप्लाई करेगी तो वो 3 सालों तक अपने प्रॉफिट मार्जिन को, कर्जा नहीं, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करके बताता है। जैसे मुझे अब आईपीओ लाना है तो मैं क्या करूंगा, 3 साल तक अपने धंधे का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाऊंगा, मैं कर्जे से कोई लेना देना नहीं है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो करंटली मेरे बिजनेस के अंदर रोटेट हो रहा उसको मैं बढ़ाऊंगा, और मेरा रिक्वायरमेंट होगा फंड्स का, भाई कर्जा हर कंपनी को है, हर कंपनी को कर्जा है, उसकी कमाई से ज्यादा कर्जा है कंपनी में स्टॉक मार्केट के अंदर, बट फिर भी कंपनी चल रही है ना, क्यों? क्योंकि उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट या मार्जिन प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है, तो ये उन बेसिस पर है, तो इग्नोर कर देते हैं बहुत सारे लोग, बट नहीं करना चाहिए ये चीजों को, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा या रिसेशन होगा तो वही कंपनी डूबेगी जिसको सबसे ज्यादा कर्जा है, यानी लायबिलिटी इज हाई, समझो आप खतरे में हो, क्योंकि जो शेयर खरीदा है आपने ना वो कर्जा नहीं भर पाया, तो कर्जा भरेगा कौन? शेयर धारक, क्योंकि आप प्रॉफिट में भी हिस्सेदार हो और लॉस में भी हिस्सेदार हो, ठीक है, तो इसलिए सेबी ने क्या किया, सेबी ने ग्रेडिंग चालू किया, और ये ग्रेडिंग कौन देता है, ठीक है, मेथोडोलॉजी है, कौन दे रहा है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, इंडिया में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, जैसे ये, ठीक है, इकरा हो गया, आईसीआरए, क्रिजिल हो गया, ठीक है, केयर हो गया, ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो कंपनीज को रेट करती है अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंस शीट और अकॉर्डिंग टू देयर फंडामेंटल्स, ठीक है, और फिर सेबी ने बोला कि भैया जब आप आईपीओ लाओ तो अपने आईपीओ को आप ग्रेड करवाओ, ठीक है, इन रेटिंग एजेंसी से, और ये रेटिंग एजेंसीज आरबीआई के द्वारा,
सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो कंपनीज जो भी होगी वो इन रेटिंग एजेंसी से रेटिंग प्राप्त करेगी और फिर आईपीओ के लिए अप्लाई करेगी। ठीक है, 5 टाइप की रेटिंग्स है। ग्रेड 1 आईपीओ ग्रेड 1 पुअर फंडामेंटल, खत्म, लेना ही नहीं है। ठीक है, ग्रेड 2 बिलो एवरेज फंडामेंटल्स, नहीं लेना है आईपीओ। ग्रेड 3 एवरेज फंडामेंटल, ले सकते हो। ग्रेड 4 अबो एवरेज, ले सकते हो। ठीक है, ग्रेड 5 स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, बाय डिफॉल्ट ले ही सकते हो भाई इसको। तो हर शेयर अच्छा नहीं होता है, हर आईपीओ अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले उसका बिजनेस देखो। भाई मैं क्या करता हूँ, मेरा मैं जनरल हैबिट है मेरा, मुझे कोई शेयर बोलता है सर ये शेयर देखो अच्छा है क्या, जैसे किसी का नाम मैंने नहीं सुना तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ उसकी वेबसाइट, मैं देखता हूँ क्या बनाता है साला ये, कोई ऐसी चिरकुट सी चीज तो नहीं बनाता है ये कि भाई जिसमें मार्जिन बड़ा कम हो और कर्जा ज्यादा हो। फिर मैं देखता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट नीड, कि यार 5 साल में ये धंधा कहाँ जाएगा। तो मैं इस टाइप से थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, लाइक नॉर्मल रिसर्च जैसे हम लोग सब करते हैं, वही रिसर्च आप लोग भी करें। कोई शेयर बोलता है ना आपको, परचेस मत करो, बट उसके पीछे का पूरा सिनारियो देखो कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, किस बेसिस पर चलेगा, ये कमा रही है कंपनी की नहीं कमा रही है। ठीक है, और उसके बाद में भाई उसका सिंपल रिदम देख लो कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि सारी चीजें देखो, आईपीओ को आप पहचान ही नहीं पाओगे। आईपीओ खुलता है तो पहला कैंडल बनता है, टेक्निकली यू कैन नॉट इंटर, you will enter on the basis of only fundamentals, whether it will be the strong or moderate or weak fundamental। तो आईपीओ जब भी खरीदो फंडामेंटल बेसिस से खरीदो आप। ठीक है, तो दिस इज सिंपली आईपीओ पर ग्रेडिंग है, ये 5 ग्रेडिंग है, सेबी ने बोला है चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, चलो एक फाइनल चीज, आईपीओ जब आता है तो आईपीओ को कुछ लोग, सम ऑफ द पीपल, उसके रेट भाव डिसाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं सट्टा, है ना। कैसे डिसाइड होता है, कुछ लोगों के थ्रू, यानी बड़े लोग जो होते हैं ना वो उसको बोलते हैं कि अच्छा ये इसका भाव ऐसा खुलेगा, इसका भाव ऐसा खुलेगा, उसको बोलते हैं जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस, जीएमपी। जीएमपी, ठीक है। तो किसी भी, आप जैसे कोई भी आईपीओ आने वाला है तो जीएमपी का भाव जो है ना उसका रोज आता है, कोष्टक रेट आते हैं, रोज के कोष्टक रेट आते हैं, रोज के भाव बोलेंगे उसके। स्टॉक आने से पहले जीएमपी लग जाता है, आईपीओ नहीं आया उसके पहले जीएमपी के भाव आना चालू हो जाते हैं। इसका मतलब है आप किसी भी आईपीओ को लोगों के थ्रू पहचान सकते हो कि यार ये बढ़ेगा, ये घट के आने वाला है, या कितने भाव पर ये खुल सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जीएमपी। कहां पर मिलेगा ये, जीएमपी के लोगों के थ्रू। अब अपन जैसे अपन बैठ गए, अब अपनी थोड़ा से पकड़ बड़ी है, ऑफलाइन 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 मार्केट, पूरा ऑफलाइन मार्केट। आप ब्रोकर हो और अपन सब ब्रोकर हैं, अपनी सबकी कम्युनिटी है ब्रोकर की, और हमारे पास लोगों के खाते हैं, ओपिनियन जिसको बोलते हैं ना, एग्जिट पोल्स। चुनाव में वोट डालने से पहले एग्जिट पोल आ जाते हैं कि जीतेगी बीजेपी ही, तो वैसे ही जीएमपी भी वैसा ही है, काइंड ऑफ रिव्यू ले लिए जाते हैं बड़े बड़े रिसर्चर्स या एनालिस्ट से, जो एक्चुअल उसके फंडामेंटल बेसिस काम कर रहे हो। हाँ भाई बड़े लोग है ना, ये तो समझो ना, ब्रोकर ही है, समझो ये ब्रोकर कम्युनिटी ही चला रही है ये जीएमपी, ब्रोकर कम्युनिटी। और बड़े बड़े ट्रेडर्स, भाई झुनझुन वाला हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको दिख रहा है आज बड़े हो गए उस लेवल पे, लेकिन थे तो ये यही ट्रेडर ही थे ना। ये तो चाय की दुकान पे बैठ के टपरी पे चाय पीते थे ना, और ये बढ़ेगा वो घटेगा, ये बढ़ेगा वो घटेगा। आज भी ये वही है, पैसा ज्यादा हो गया बस है ट्रेडर ही। भाई उनमें और हमें फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। उन्होंने बहुत पहले कमाया था और अभी इतना कमाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले ट्रांसपेरेंट नहीं था, ऑनलाइन था ही नहीं, ऑफलाइन था, तो भाव पेपर में आते थे रोज सुबह शाम, और अब हर वक्त आते। ठीक है, इसलिए अब जैसे ये पारस, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, किसी की वेबसाइट पे दिखेगा जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है,
GMP, इसका रेट देख लेते हैं कितना था। ये देखो एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ IPO, ठीक है सर, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस ऑफ IPO जो आने वाला है, तो देखिए जरा IPO GMP, ये वीरकुरुप्पा ज्वेलर्स पता नहीं कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब GMP देखो, GMP कितना बोल रहे हैं, 1.5 रुपए। शेयर का भाव कितने का है, शेयर का भाव ये 27 रुपए का। दिस इज IPO प्राइस, GMP कितना मिल रहा है, 1.5 रुपए ऊपर। एस्टिमेटेड लिस्टिंग, अब ये भी तो देखो लॉट साइज इसका 1000 का होएगा तो 1500 आ जाएंगे ना धड़ाम करके, ठीक है। SKP पेयरिंग्स 5 रुपए, ठीक है। 70 रुपए का IPO का प्राइस है, 75 रुपए बहुत होता है 5, ठीक है। ये हेल्दी लाइफ 1.5 रुपए, ठीक है। ये अभी भी आने वाले IPO सारे, ये देखो 13 जुलाई आज लिस्टिंग होगा इसका, देखो जरा भाव क्या है इसका, आज लिस्टिंग है इसका। वीरकुरुप्पा ज्वेलर्स, सर्च इट वीरकुरुप्पा ज्वेलर्स, क्या भाव है, क्या किस्ते पे खुला है वीरकुरुप्पा ज्वेलर्स सर। आज आ गया सर्च इट वीरकुरुप्पा ज्वेलर्स, व्हाट लिस्ट, लिस्टिंग डेट 13 जुलाई लिखा है इसके अंदर, 14 के नया टैब पे खोल के देख लेते हैं, डेट आगे पीछे होगी है तो कल आ रहा होगा। अरे यार SME IPO है ना यार, इसलिए तो SME IPO है ये, इस पे नहीं दिखाएगा तुम्हारे, SME IPO इस पे नहीं दिखाएगा। छोटा कंपनी है IPO इस पे नहीं दिखाएगा, SME बोले तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस IPO, छोटी कंपनी का IPO है, ठीक है, उस पे नहीं दिखाएगा, उसके लिए अलग सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लो मनी कंट्रोल पे, कुछ चीजें ना मिले तो मनी कंट्रोल पे कर लिया करो, ठीक है। ऐसे भी पैसे में सबके IPO दिखा देगा, आ गया होगा लिस्टिंग तो बता देगा, नहीं आया होगा तो नहीं बताएगा। नहीं आ रहा ना ऐसे, उस पे भी मनी कंट्रोल पे नहीं आया ना, नहीं आया अभी। ऐसे भी प्राइस कौन सा, हेल्दी लाइफ, चलिए ऐसे नहीं वाला छोड़ के दूसरा वाला आए वो देख लेते हैं। हेल्दी लाइफ वाला आ गया ना, बढ़िया। अभी लिस्टिंग नहीं है ना, 26 जुलाई को है ना लिस्टिंग, तो लिस्टिंग इसकी 26 जुलाई को है। अभी कौन सा है 13 जुलाई को, ये रियल स्टेट नहीं, इसका कुछ नहीं है, नो GMP, कोई GMP नहीं है इसका, है ना, नो GMP, नो GMP। लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया है, GMP नहीं है उसका कुछ भी। कितने पे लिस्ट हुआ हेल्दी लाइफ का, 26 को लिस्ट हो गया, जुलाई है ना, लेकिन जुलाई होगा अभी हुआ। SK बियरिंग्स 13 को है, हाँ ये वाला देखो जरा, SK बियरिंग देखिए, SKP ये वाला देखो जरा, SKP बियरिंग, ये तो आ गया होगा, SKP आ गया ना, ये लिस्टिंग हो गया। 75 की लिस्टिंग था, कितना गया हाई देखो एक बार, डाउन साइड, ठीक है। चार्ट देखेंगे अपन बिना चार्ट के, लिस्टिंग सही तो हुआ था यार, देखो यहाँ लिस्ट हुआ तो 73 ऑलमोस्ट,
₹3 का प्रॉफिट एस्टिमेटेड था, लिस्टिंग तो 73 पे हुआ ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद गिर गया, वो अपने का वो गारंटी नहीं है। लिस्टिंग कितने पे होगा ये, यानी ऑलमोस्ट ₹5 से ₹3 का लिस्टिंग हुआ यहाँ पर, ठीक है। सही था, एस्टिमेशन सही था कि बढ़ के खुलेगा ना, बढ़ के खुला। एक ये केसर इंडिया और एस्टिमेशन नहीं लगा पाए। जैसे ये एथर इंडस्ट्री आया था, ₹55 का जीएमपी था, 642 कितने का, ठीक है। लिस्ट कितने पे हुआ, 704 पे और ऊपर हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लिस्टिंग जीएमपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, जीएमपी से थोड़ा सा कम भी, बट एस्टिमेशन तो मिल जाए। जब आपको जीएमपी के प्राइस में बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन देखने को मिले तो ये समझो कि यार ये बढ़ के ही खुलने वाला है, ठीक है। तो जीएमपी थोड़ा बहुत अपने को आइडिया दे देता है। भाई सट्टा है तो सट्टे में आप लोग भी समझते हो कि यार होगा नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं है, बट आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। एलआईसी का जीएमपी था ही नहीं, नेगेटिव था जीएमपी। कौन सा आईपीओ में जो 642 है वो कंपनी का है। हाँ, ये कंपनी का अपन ने एस्टिमेट निकाला था। और लिस्टिंग ये रहा, ये उसके बाद में लिस्टिंग ये रहा, उस प्राइस पे ये रहा, ये उसका परसेंटेज कितने पे लिस्ट होने वाला। जैसे ई मुद्रा, प्रदीप फॉस्फेट, इथॉस आया था, वीनस पाइप, ये देखो एलआईसी में खुला ही नीचे, वो 904 का तो प्राइस था उसका, लोगों को डिस्काउंट के बाद तो खुला ही नीचे, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। तो किसी भी शेयर का आईपीओ लेने से पहले एक बार जीएमपी देख लो, एक बार पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देख लो। पहले दिन, क्योंकि 3 आईपीओ चलता है, तो पहले दिन छोड़ दो, पहले दिन आईपीओ मत डाला करो, और दूसरे दिन भी आईपीओ डालो तो 11-12 बजे के बाद में, 2-2:30 बजे वाले आफ्टरनून सेशन में डाला करो आप लोग। ये भी सब सब्सक्रिप्शन देखने के बाद, आंख बंद करके कोई चीज नहीं खरीदना, ठीक है। नॉट इवन शेयर्स, क्लियर। इसी को थोड़ा सा और आगे अपन कंटिन्यू करेंगे कल। आज करें डन, कोई दिक्कत हो बताओ मुझे। आईपीओस सारे अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो एलआईसी ये जितने भी है ना, सब टोपी बाज है, ये तो अपने को टोपी नहीं करनी है। भले आपको लग रहा है ना उसका एग्जिट, उसका मार्केट में आ जाने दो, उतार चढ़ाव हो जाने दो, स्टेबलाइज हो जाने दो, फिर ठीक है। अब जैसे पारस क्या हो गया, पारस 600 रुपए के लेवल पर आके सस्टेन कर रहा है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जाके फिर अपन बाइंग करेंगे। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जल्दबाजी में घुस जाओगे और निकल नहीं पाओगे फिर आप लोग, ये सबसे बुरी बात होती है। और फिर बोलोगे अरे मैं तो डिलीवरी ट्रेडर हूँ यार, करता ही नहीं मैं इंट्राडे, नहीं करता इंट्राडे, ठीक है। यानी आप ट्रेडर से इन्वेस्टर बन गए हो, तो पैसा फंस गया ना। हाँ यही करोगे, मुझे पता है ना। ट्रेडर बनने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक्स चाहिए, ठीक है। रैपिड बनो, रैपिड, कछुआ नहीं। कछुआ तो आप ऑलरेडी हो यार, इन्वेस्टर आप ऑलरेडी हो, बट रैपिड बनना है, ठीक है। डन करें आज के लिए। फिर कल के लिए चलो, कल के लिए टास्क, डेली आप लोग 5 ट्रेड लोगे, 2 निफ्टी और 5 स्टॉक्स के अंदर लिए थे आज भी लोगे आप। कहां पर ले रहे हो, आपको मैंने ऐप बता दिया ना, ट्रेडिंग व्यू हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पे न्यू स्टॉक पे भी कर लो, कोई इशू नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे भी कर लो, दोनों बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है ना, तो आप अपना ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, मोबाइल से हो जाएगा। ये बता देता हूँ एक आध ट्रेड लेके। सिंपल, आप जाओ यहाँ पर आपके ट्रेडिंग व्यू में, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लो, फिर रियल ट्रेड भी अपन करेंगे। सीधा लग रहा है ना, नीचे उतर गया, देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट अपने पहले के बने हुए, उतर गया। यहाँ से क्या करूं मैं, शॉर्ट कर दूं मैं, बेच दूं, बेचा, ठीक है।
अब ये दिमाग में क्वेश्चन किसी के हो तो फिर अपन कल देखेंगे भाई बिना खरीदे कैसे बेच सकते हैं। किसी को इसमें प्रॉब्लम है क्या? शॉर्टिंग नहीं है मेरे पास में शेयर्स, फिर भी मैं बेच सकता हूँ। आई कैन सेल, उधार लेकर, और उधारी वापस दे दूंगा मैं सस्ते में खरीद के। ठीक है, तो मैं पहले खरीदे बिना बेच रहा हूँ। 50 क्वांटिटी निफ्टी शॉर्ट डन, बिक गया। ठीक है, डॉलर इग्नोर करना है, इसको इंडियन रुपीस से समझना। 68 रुपए 20 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, डॉलर इग्नोर कर देना। ये काम हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट ले सकता हूँ? नीचे जाएगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो टीपी और एसएल आ जाएगा। ठीक है, टीपी और एसएल, सी दैट दिख रहा है टीपी और एसएल। टीपी बोले तो टारगेट, जब मैंने बेचा है तो टारगेट नीचे लगाऊंगा, क्योंकि नीचे जाएगा तो खरीद के वापस उधारी का उधारी लौटा दूंगा। और स्टॉप लॉस यानी एसएल ऊपर लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो जस्ट इसको क्या करना है, यू हैव टू स्ट्रेच इट, सिंपल है ना। टारगेट कितना लगा देता हूं मैं, ये छोटा सा टारगेट लगा देता हूं, 5000 रुपए का मेरा ऑलमोस्ट ये रहा। ठीक है, मॉडिफाइड, यस ठीक है, मेरा मॉडिफाइड। स्टॉप लॉस को ऊपर खींच देता हूं, बस खींचना है मुझे। ऐड अ स्टॉप लॉस, ये ऑलमोस्ट मेरा यहां पर है ना, मोटा मोटा लग गया मेरा ये ऑर्डर। 4600 का मेरा लॉस है और 5000 का मेरा प्रॉफिट है। हो गया, फिनिश। ये ट्रेड्स आप लोग को रोज लेना है, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। खोला चार्ट खोला और फाइंड आउट क्या करोगे ये देख लेना। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर स्पॉट का ट्रेड नहीं होगा। अगर आपको शेयर्स भी लेना है तो फाइंड आउट शेयर्स, शेयर्स में भी सेम चीज करो। ठीक है, हो जाएगा ये। हाँ भाई, निफ्टी 50 के अंदर जितने शेयर्स है उसको आप ट्रेड कर लेना। दिस इज सिंपल प्रैक्टिकल। ठीक है, आपका प्रैक्टिस इसी से होगा। ठीक है, सपोर्ट तोड़ दिया था। हाँ जी, वही तो है। कंटिन्यू क्यों? अब आपके बोलो सपोर्ट तोड़ दिया, बिकॉज यू आर वॉचिंग रेगुलरली, ट्रैकिंग कर रहे हो आप। ठीक है, अब अपने को लग रहा है ना नीचे जा रहा है, रोज नीचे जा रहा है वो, यहाँ तक आएगा क्या? हाँ आ जाएगा, आज नहीं आएगा साला कल आएगा। ठीक है, डन हो जाएगा ये वाला प्रैक्टिस। चलो हाँ